हरि क्षेत्र, इन तीन क्षेत्रों के बारे में और हिमवन, महाहिमवन, निषद, इन तीन पर्वतों के बारे में यहाँ से विस्तार से चर्चा की थी। और उसके बाद हमने देखा था कि जैसे इन तीन पर्वतों की और क्षेत्रों की रचना है, उसी प्रकार से आगे के तीन पर्वत और क्षेत्रों की रचना है, विदेह क्षेत्र को छोड़कर। मतलब देखिए, मैं आपको यहाँ से नाम गिनाता हूं: भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। इन 7 क्षेत्रों में से विदेह क्षेत्र को छोड़ देवे तो बाकी के 6 क्षेत्रों की चर्चा अपनी हो चुकी। क्योंकि भरत, हैमवत, हरि, इन तीन क्षेत्रों में जैसी रचना होती है, वैसी ही अंतिम 3 क्षेत्रों की रचना होती। और दूसरी बात, हिमवन, महाहिमवन और निषद, इन 3 पर्वतों की जैसे रचना होती है, वैसी रचना आगे के 3 पर्वतों की होती है। नील, रुक्मी और शिखरिणी, ऐसे 3 पर्वतों की रचना जैसे पहले 3 पर्वतों की है, वैसी ही होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 6 पर्वत और 6 क्षेत्र, इनका विस्तार हमने कल तक देखा था। आज हम यहाँ पर विदेह क्षेत्र के विस्तार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अब विदेह क्षेत्र की चर्चा प्रारंभ करने से पहले 2-3 बातें मैं आपको बता दूं। विदेह क्षेत्र में भी अपने मन में कई सवाल उत्पन्न होते हैं। उसमें से एक सवाल यह है कि विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान होते हैं, तो वो 20 तीर्थंकर कैसे? उसके बाद हम विधान करते हैं 170 तीर्थंकर विधान। तो 170 तीर्थंकर वास्तव में होते हैं क्या, और होते हैं तो कैसे होते हैं? इनकी चर्चा हमें विदेह क्षेत्र के माध्यम से करनी। और तीसरी चर्चा, विदेह क्षेत्र में 2 प्रकार के वृक्ष होते हैं। उसमें से एक वृक्ष का नाम है जम्बू वृक्ष, कि जिस वृक्ष के कारण इस जम्बू द्वीप को जम्बू द्वीप ऐसे नाम पड़ा। तो वो जम्बू वृक्ष कहाँ पे है और किस प्रकार से है, उसकी चर्चा हमें करनी। और चौथी बात यह बता दूं, विदेह क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की नगरियां हैं। तो वो अलग अलग प्रकार की नगरियां कितनी हैं और उसकी क्या व्यवस्था है, इन सब की चर्चा हमें इस विदेह क्षेत्र के विस्तार में देखनी है। ऐसा समझ लो कि भरत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, इन 2 क्षेत्रों की रचना यदि हमने समझ ली तो हमने ढाई द्वीप को समझ लिया। और ढाई द्वीप से जितने जीव मोक्ष में चले जाते हैं, उन सब का विस्तार हमने समझ लिया। इसलिए इसमें से भरत क्षेत्र का विस्तार तो हमने देख लिया है। अब हम आगे देखने जा रहे हैं वह ढाई द्वीप विदेह क्षेत्र की रचना का। भरत क्षेत्र की रचना तो हमने देखी है, अब विदेह क्षेत्र की रचना के बारे में विस्तार करने जा रहे हैं। इसलिए आप सब ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। यदि यह विदेह क्षेत्र समझ में आया तो 5 भरत अपन आगे चढ़ाते ना, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह क्षेत्रों के जितने तीर्थंकर हैं, सब तीर्थंकरों को अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। तो वो 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह क्षेत्र, इनकी रचना समझ में आएगी। और यह रचना समझ में नहीं आई तो बाकी के क्षेत्रों की रचना भी आपको समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए आज हम विदेह क्षेत्र की बहुत ही सुंदर ऐसे विदेह क्षेत्र की रचना देखने जा रहे हैं। अब उसको प्रारंभ करते हैं। देखिए, विद्यमान तीर्थंकरों की चर्चा जब हम करते हैं तो विद्यमान तीर्थंकर तो सिर्फ विदेह क्षेत्र में होते हैं। अपन ने इसकी चर्चा पहले भी की है। भरत और ऐरावत, इन 2 क्षेत्रों में
विद्यमान 20 तीर्थंकर कभी नहीं होते। वहां पे चौथे काल में काल परिवर्तन की अपेक्षा चौथे काल में ही तीर्थंकरों की व्यवस्था होती है और बाकी विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं। ऐसे यह विद्यमान 20 तीर्थंकरों को धारण करने वाला यह है विदेह क्षेत्र। देखिए, इस विदेह क्षेत्र के बीचों बीच यह आपको दिखाई दे रहा है, यह सुदर्शन मेरु पर्वत है। इसकी चर्चा तो पहले अपन ने की है। जो नए जुड़े होंगे वह इसी चैनल पे पहले की कक्षाओं में देख लीजिए। उसमें पंचमेरु की चर्चा जहां पर की थी, वहां पर हमने सुदर्शन मेरु पर्वत की चर्चा बड़े विस्तार के साथ की। तो यह बीचों बीच है, यह सुदर्शन मेरु पर्वत है जिसकी ऊंचाई 1,40,000 योजन है। इतना ही मध्यलोक का प्रमाण होता है। यह सुदर्शन मेरु तलहटी में यदि इसका प्रमाण देखे तो चौड़ाई इसकी 10,000 योजन इतनी, ऊंचाई 1,40,000 योजन है और भूमि पर 10,000 योजन चौड़ा है। इस जम्बू द्वीप का प्रमाण भी अपन ने पहले देखा था कि जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन चौड़ा, यहां से यहां तक देखो या यहां से यहां तक देखो, पीछे तक, यह जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन चौड़ा है। अब 1,00,000 योजन में बीच का विस्तार तो इसका 10,000 में चला गया। अब देखिए, एक तरफ और ये दूसरी तरफ, एक तरफ यह जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है यह भद्रशाल वन कहलाता है और यह भद्रशाल वन यहां से यहां तक 22,000 योजन चौड़ा है। 10,000 योजन सुदर्शन मेरु पर्वत हुआ, 22,000 योजन चौड़ा यह भद्रशाल वन है। इसकी चौड़ाई और मोटाई भी अपन ने पहले देखी थी। यह मोटाई में उत्तर की तरफ 250 योजन चौड़ा है और दक्षिण की तरफ 250 योजन चौड़ा है। यह 250 इसका प्रमाण यहां से नहीं लेते हुए यहां से लिया गया, जहां पे 10,000 योजन सुदर्शन मेरु का प्रमाण खत्म होता है, उसके बाद आगे 250 योजन चौड़ा। इस प्रकार का यह भद्रशाल वन होता है और लंबाई में भद्रशाल वन 22,000 योजन चौड़ा है। देखिए, अब इसके बाद शुरू होता है विदेह क्षेत्र का प्रमाण। वास्तव में देखा जाए तो ये सभी विदेह क्षेत्र में ही गर्भित किया तो जाता है, लेकिन सभी को विदेह क्षेत्र कहना थोड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्यों बता रहा हूं, यह समझना कि इस विदेह क्षेत्र में यह जो आधा राउंड आपको दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना आप सबको, यह जो आधा राउंड है, यह आधा राउंड नहीं है, ये 4 प्रकार के पर्वत हैं। इन पर्वतों का नाम है गजदंत पर्वत। अब क्रम से जब एक एक की चर्चा करेंगे तो इसका नाम यह क्यों पड़ा और इसकी क्या विशेषताएं, वहां पर उसकी चर्चा अपन करने वाले। अभी तो इतना समझना कि यह जो 2 पर्वत है, यहां से यहां तक एक पर्वत और यहां से यहां तक दूसरा पर्वत, ऐसे 2 पर्वत यहां पर होते हैं और इन 2 पर्वतों को ही गजदंत पर्वत ऐसे कहा जाता। ठीक है, तो इन 2 गजदंत पर्वतों के कारण यह क्षेत्र दिखाई दे रहा है आप सबको। काय करू
तो यह जो विधेय क्षेत्र है, इस विधेय क्षेत्र में ये दो गजदंत पर्वत हैं और इन दो गजदंत पर्वतों के कारण यह इस तरफ का क्षेत्र, यह जो इस तरफ का क्षेत्र है, यह क्षेत्र इस विधेय क्षेत्र से अलग हो जाता है। अलग ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यह अलग कहने के पीछे कारण एकमात्र यह है अलग कहने के पीछे कारण यह है कि यहां पर होने वाला क्षेत्र उत्तम भोग भूमि का क्षेत्र है और इस तरफ भी जो दो गजदंत पर्वत हैं, जैसे आपने पहले देखा था, वैसे ही इस तरफ भी दो गजदंत पर्वत हैं। इन दो गजदंत पर्वतों के बीच में जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र भी उत्तम भोग भूमि का क्षेत्र है। दिखाई दे रहा है सबको? शनि ज्वाइन के लिए हाँ, अभी दिखाई दे रहा है ना आप सबको? जी। हाँ, तो ये देखिए, थोड़ा नेट स्लो होने के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। ये दो इस यहाँ पे दो गजदंत पर्वत है और दो गजदंत पर्वतों के बीच में यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र उत्तम भोग भूमि का क्षेत्र है। इसी प्रकार से इस तरफ भी दो गजदंत पर्वत है। इन दो गजदंत पर्वतों के बीच में होने वाला जो क्षेत्र है, यह उत्तम भोग भूमि का क्षेत्र है। इस प्रकार से इस तरफ एक उत्तम भोग भूमि है, इस तरफ भी एक उत्तम भोग भूमि है और ये उत्तम भोग भूमि भले ही यह विधेय क्षेत्र के अंदर गर्भित होती है, लेकिन ये क्षेत्र से भिन्न है। भिन्न क्यों बता रहा हूं? क्योंकि विधेय क्षेत्र में संपूर्ण रूप से कर्म भूमि होती है। आपने यह सुना होगा कि विधेय क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता। तो चौथा काल मतलब कर्म भूमि का काल। पहला, दूसरा और तीसरा जो काल है, यह भोग भूमि का काल होता है और फिर चौथा, पांचवा और छठा यह कर्म भूमि का काल होता है। तो यहाँ पर हमेशा विधेय क्षेत्र में हमेशा चौथा काल होता है। यह हमारे समझने के लिए कहा जाता है। वास्तव में वहां पे काल परिवर्तन ही नहीं होता। काल परिवर्तन तो इस भरत क्षेत्र में और अंत के ऐरावत क्षेत्र में होता है। इन दो क्षेत्रों में ही सिर्फ काल परिवर्तन है। इस अपेक्षा से चौथा काल इन दो क्षेत्रों की अपेक्षा से कहा गया है। वास्तव में देखा जाए तो इस विधेय क्षेत्र में एक ही काल होने के कारण काल परिवर्तन होता नहीं। तो यहाँ पर चौथा काल क्यों कहा गया? हमारे समझने की अपेक्षा जो व्यवस्था भरत क्षेत्र में चौथे काल में होती है, उसी प्रकार की व्यवस्था
इस विधेय क्षेत्र में होती है। इसलिए यहां पर अपन कहते हैं कि हमेशा चौथा काल रहता। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दो क्षेत्रों को छोड़कर, एक तो इस गजदंत पर्वत के अंदर का क्षेत्र और इस गजदंत पर्वत के इस तरफ का क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों को छोड़कर बाकी विधेय क्षेत्र जो है, इस विधेय क्षेत्र में सब जगह कर्म भूमि चलती। ठीक है, आया समझ में? तो ये दो भोग भूमियां छोड़कर बाकी सब जगह कर्म भूमि। लेकिन सामान्य कथन जब भी आएगा तो यह कहा जाएगा कि भरत विधेय क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में जैसा चौथा काल चलता है वैसा चौथा काल विधेय क्षेत्र में हमेशा होगा। ठीक है, इस प्रकार से यह कर्म भूमि का क्षेत्र है। अब कर्म भूमि और भोग भूमि में तो अंतर आप सबको पता है। कर्म भूमि में 6 प्रकार के क्रियाएं करते हुए अपनी दिनचर्या चलानी पड़ती, और भोग भूमि में वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं और इच्छित वस्तु की इच्छा करते हैं तो वह वस्तु तुरंत हमें प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से कर्म भूमि और भोग भूमि में अंतर होता है। अब देखिए, थोड़ी चर्चा इस विधेय क्षेत्र की करते हैं। इस विधेय क्षेत्र में दो नदियां बहती है। उनका क्या नाम है? सीता और सीतोदा। ये दो नदियां इस विधेय क्षेत्र में बहती है। इस विधेय क्षेत्र में ये जो दो नदियां बहती है, इसमें से एक नदी इस नील पर्वत के ऊपर से आती। देखिए, ये नील नाम है इसलिए नीला पर्वत है ऐसा मत समझना। इसकी चर्चा तो अपने पहले टाइम पे की थी। वैडूर्य मणि से निर्मित यह पर्वत है जिसके के लिए उल्लेख त्रिलोकसार में दिया। मयूर के गले का जो रंग होता है उसी प्रकार का रंग इस पर्वत का होता है, इसलिए यह नीला दिखाया है। इस पर्वत के ऊपर जो तालाब है, इस तालाब में से एक नदी निकलती है जो इस तरफ दक्षिण की ओर जा रही है, और दूसरी नदी निकलती है जो उत्तर की ओर जाती है। दक्षिण की ओर जाने वाली जो नदी है, इस नदी का नाम है सीता नदी, क्योंकि दो नदियों में से पहला नाम जिस नदी का होता है वह नदी दाहिने हाथ में बहती है, और दूसरा नाम जिस नदी का होता है वह बाएं हाथ में बहती। इसलिए ये सीता नदी इस पर्वत पर से निकलती है, फिर यहाँ पर कुंड में गिरती है और इस विधेय क्षेत्र में बहती हुई आगे चली जाती। आगे इस भद्रशाल वन के पास आके इस सुदर्शन मेरु पर्वत को अर्धचंद्राकार रूप से मुड़ती हुई यह नदी दाहिने हाथ में चली जाती और यहां जाके लवण समुद्र में मिलती। ध्यान देना, मैं जो बातें बता रहा हूं उसके पीछे भी कुछ कारण है जिसकी चर्चा मैं बाद में करने वाला। दूसरी नदी निकलती है, यह निषद पर्वत से निकलती है, निषद पर्वत के उत्तर भाग से निकलती है, और यह नदी इस विधेय क्षेत्र में गिरती हुई अर्धचंद्राकार सुदर्शन मेरु पर्वत को परिक्रमा देती हुई यहां से लेफ्ट हैंड में मुड़ती है, बाएं हाथ में मुड़ती है, और वह लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार से ये दो नदियां दो पर्वत के ऊपर से गिरती हुई उस दो तरफ, एक दाहिने हाथ में और एक बाएं हाथ में, ऐसे दो तरफ बहती हुई लवण समुद्र में जाकर मिलती। अब ध्यान देना, यह बात यदि आपको समझ में आई होगी तो अब मैं अगली बात बताऊं। इस गंगा सीता और सीतोदा, इन दो नदियों के कारण यहां से लेके यहां तक होने वाले विधेय क्षेत्र का दो भागों में विभाजन हुआ। कैसे दो भागों में विभाजन हुआ? देखिए, यहां से लेके यहां तक ये नदी गई है,
इसका उत्तर भाग दिखाई दे रहा है ना। यहां से लेके यहां तक जो नदी गई है, मतलब पूरब की ओर गई है, इस पूरब की ओर गई हुई नदी का ऊपर का भाग उत्तर भाग हुआ और नदी के नीचे का भाग दक्षिण भाग हुआ। तो इस नदी के कारण इस विधेय क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण ऐसे दो भेद हो गए। आया समझ में। अब जैसे यहां पे हुआ वैसे पश्चिम की ओर देखिए, ये नदी इस तालाब से निकलकर इस पर्वत को परिक्रमा देते हुए, अर्ध परिक्रमा देते हुए बाएं हाथ में मुड़ गई। तो इस बाएं हाथ में मुड़ी हुई इस नदी के कारण यह यहां से लेके यहां तक जो विधेय क्षेत्र है, वह विधेय क्षेत्र दो भागों में विभाजित हुआ। इस नदी के उत्तर का भाग एक, इस नदी के दक्षिण का भाग एक। इस प्रकार से उत्तर का भाग और दक्षिण का भाग ऐसे विधेय क्षेत्र दो भागों में विभाजित हुआ। आया समझ में। अब थोड़ा इस तरफ से देखते हैं। जैसे यह नदी पश्चिम से पूरब की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर बहती गई, वैसे ये नदी उत्तर से दक्षिण की ओर आती है और दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। ठीक है ना। इन पर्वतों से निकलकर बहती हुई यहां तक पहुंचती है और इस पर्वत पे से, तालाब में से निकलकर बहती हुई यहां पर आती है। अब इसी नदी के कारण इस पूरे विधेय क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम ऐसे दो भागों में विभाजन होता। आया समझ में। ये हो गया पूर्व का विभाग और यहां से यहां तक हुआ पश्चिम का विभाग। इस नदी के इस तरफ दाएं हाथ में जो है यह पूर्व का विभाग हुआ और इस नदी से बाएं हाथ में जो भाग है वह पश्चिम का विभाग हुआ। आया समझ में। ऐसे पूर्व और पश्चिम की अपेक्षा दो भागों में विभाजन हुआ। तो कुल कितने हुए? एक भाग, दो भाग, एक भाग, दो भाग, तीन भाग और चौथा भाग। ऐसे इस नदी के कारण विधेय क्षेत्र चार भागों में विभाजित हुआ। इसको मैं अलग भाषा में कहूं तो देखिए, ये नीचे वाला भाग है आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य। ठीक है। मतलब उत्तर पूर्व के बीच वाला भाग यह हुआ एक भाग। फिर पूर्व और दक्षिण के बीच में होने वाला भाग, फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच में होने वाला भाग और पश्चिम और उत्तर के बीच में होने वाला भाग। ऐसा विधेय क्षेत्र इन दो नदियों के कारण चार भागों में विभाजित होता। ठीक है। अब देखिए, जब यह विधेय क्षेत्र चार भागों में विभाजित हुआ तो हम उसके एक भाग की ओर दृष्टि डालें। बाकी भागों की चर्चा अभी नहीं करें, अभी तो सिर्फ एक भाग की चर्चा। अभी आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यह एक भाग दिखाई दे रहा। इस नदी से लेके इस नदी तक बीच वाला एक भाग हुआ। ठीक है। अब इस भाग की चर्चा सामान्य रूप से आज करेंगे, विस्तार रूप से कल करेंगे। इस भाग में यहां से लेके ये जो गुलाबी दिखाई दे रहा है, यहां से लेके जहां गुलाबी कलर खत्म होता है वहां तक यह विधेय क्षेत्र में होने वाली नगरियां हैं। नगरी अलग, विधेय क्षेत्र अलग, भारत अलग, मध्य प्रदेश अलग, भारत अलग, महाराष्ट्र अलग। ऐसा पूरा विधेय क्षेत्र हुआ
और इस पूरे विधेय क्षेत्र में ये विधेय क्षेत्र की नगरियां हों। ऐसी इस तरफ 8 नगरियां होती। 8 नगरियां कैसी, ये आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, लेकिन क्रम प्राप्त क्लास में आपको वो सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए यह 8 नगरियां इस क्षेत्र में होती। जैसे इस तरफ क्षेत्र में है, वैसे इस तरफ वाले क्षेत्र में भी 8 नगरियां होती। ठीक है, ये क्षेत्र, यहां पे 8 नगरियां, जैसे यहां पर 8 नगरियां हैं, वैसे इस क्षेत्र में भी 8 नगरियां होती और इस क्षेत्र में भी 8 नगरियां होती। इस प्रकार से आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य, इन 4 दिशाओं में यदि हम देखें तो कुल मिला के विधेय क्षेत्र में 32 नगरियां होती। वो 32 कैसे हुई, इसका गणित आज समझना। वो किस प्रकार से 32 होती है उसकी चर्चा तो अपन बाद में करना। अभी इतना समझना, एक क्षेत्र में 8 नगरी, एक क्षेत्र में 8 नगरी, एक क्षेत्र में 8 नगरी और इस क्षेत्र में 8 नगरी, ऐसे 32 नगरियां एक विधेय क्षेत्र में होती है। ऐसा एक विधेय क्षेत्र का प्रमाण कहलाता है कि जो 32 नगरियों के भागों में बटा हुआ है और वह 32 नगरियां उस विधेय क्षेत्र का ही एक पार्ट है। आया समझ में? ऐसे विधेय क्षेत्र का एक पार्ट है, ये विधेय क्षेत्र नहीं, ये एक विधेय क्षेत्र का एक भाग कहलाता। ठीक है, ऐसा ये 32 नगरियां इस विधेय क्षेत्र में हमें दिखाई देती है। अब देखिए, ये यदि आपने 32 नगरियां समझ ली होगी तो अब एक बार सामान्य रूप से मैं इस विधेय क्षेत्र का रचनाओं का क्रम बताता हूं और फिर अपन यहां पर रुकते हैं। देखना, अभी तो सामान्य कथन किया है, कल से हम एक एक नगरी का विस्तार देखेंगे। पहले 32 नगरियां कैसे हुई और फिर उसका विस्तार किस प्रकार से होगा, उसकी चर्चा तो अपन कल करने वाले हैं। ठीक है, आज फिर एक बार रिवीजन के रूप में मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, यह विधेय क्षेत्र, उस विधेय क्षेत्र के उत्तर भाग से एक नदी आती है और पूर्व की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण भाग से एक नदी आती है और पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है। यह नदी सीता और सीतोदा है। इन नदियों के कारण यह विधेय क्षेत्र 4 भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें से इस नदी के उत्तर का भाग, इस नदी के दक्षिण का भाग, इस नदी के पूर्व का भाग, इस नदी के दक्षिण की तरफ के पूर्व का भाग, फिर इस नदी के पश्चिम का भाग और सीता नदी के पश्चिम का भाग, ऐसे 4 भागों में विभाजन होता है। और जो 4 भागों में विभाजन होता है, उन 4 भागों में होने वाले विभाजन के कारण यह जम्बू द्वीप में यह जो विधेय क्षेत्र है, इन विधेय क्षेत्र के 4 भागों में एक भाग में 8 नगरियां हैं। तो ऐसा 8 नगरियों में एक तरफ 8 नगरियां, दूसरी तरफ 8 नगरियां, तीसरी तरफ 8 नगरियां और चौथी तरफ 8 नगरियां, ऐसे 32 नगरियां एक विधेय क्षेत्र में होती है। ऐसी इस विधेय क्षेत्र की रचना हमने आज यहाँ पर देखी थी। बाकी की रचना का विस्तार अपन कल से लेंगे। अभी आपके मन में वह प्रश्न और जिज्ञासा रही होगी
कि यहाँ पे तो आपने तीर्थंकरों का कोई नाम उल्लेख ही नहीं किया, वो 20 तीर्थंकर कहाँ से आए? वो आप गड़बड़ मत करना, क्रम से आपको एक एक तीर्थंकरों का क्षेत्र बताते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो आज नहीं, परसों हम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों की चर्चा करने, कल तो इन नगरियों की चर्चा करेंगे जिसमें तीर्थंकर जन्मते हैं, और वह नगरिया कैसी होती है, उनके नाम कौन कौन से हैं, इन सब की चर्चा अपन कल यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। अब इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते जी, किसी को अगर प्रश्न हो तो प्लीज रेज हैंड करें। हैं। है किसी को कोई प्रश्न? ओके, एक रेज हैंड दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, अनुराधा जी। हाँ पूछिए आप। अनुराधा जी, वहाँ आपका एक मैसेज। हाँ जी, बोलिए। आप अनम्यूट कीजिए, तो शायद अनम्यूट नहीं किया होगा इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। हाँ कर जी। रही हूँ मैं। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ जय बोलिए। जिनेन्द्र, जय पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय। हाँ, मैं कल के इससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कल की क्लास का। हम्म, जो तिमिस्रा नदी है उसमें दो दो नदियां निकलती हैं हम्म। तिमिस्रा गुफा से, तो उनका पानी क्या गर्म होता है? नहीं नहीं, तिमिस्रा गुफा की कहाँ बात की कल अपन ने? नहीं, मतलब 2 दिन पहले। हाँ, तो तो पानी गर्म नहीं होता है। वो हाँ तिमिस्रा गुफा जो है, विजयार्ध पर्वत की चर्चा ही वो, जी, बरदक्षिण हाँ में जो विजयार्ध हाँ पर्वत है, हाँ उसमें एक तिमिस्रा गुफा होती है, एक खंड प्रपात गुफा होती है, हाँ तो वहां से तो हाँ पानी गर्म नहीं निकलता है। हाँ, क्योंकि वहाँ गर्मी अधिक रहती है ना। नहीं नहीं, वो उसके कारण पानी गर्म नहीं होता, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा भी नहीं होगा, लेकिन गर्म भी नहीं होगा। ठीक है। ओके, निधि जी है हमारे साथ। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये आपने जो आज भोग भूमि बताई ना, भोग भूमि का नहीं समझ आया, किधर होती है विदेश क्षेत्र में? अच्छा, अभी ये थोड़ा सा नेट का ही यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है आज, उसके कारण यहाँ आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, वो जो आपने अर्ध चंद्राकार पर्वत देखे थे ना, अर्ध चंद्राकार पर्वत जो मैंने 2 बार बताए थे आपको, जिसको गजदंत पर्वत कहते हैं। ऊपर की तरफ भी गजदंत पर्वत थे और नीचे की तरफ भी गजदंत पर्वत थे। देखिए अभी आया क्या आपके स्क्रीन पे? नहीं, अब तक तो नहीं आया। 1-2 मिनट। नहीं आ रहा है, ठीक है। आज लगता है अंतराय कर्म का उदय बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है, तो वो आपको दिखाई दे नहीं रहा है, मतलब मैं दिखा नहीं पा रहा हूं। ठीक है, इसकी चर्चा मैं कल शुरुआत में करता हूं, तो वहां पे आपको दिखाई भी देगा और पता भी चल जाएगा। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। जी, अनीता जी है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, पूछिए। ये जो अर्ध चंद्राकार अपन ने जो भोग भूमि देखी है, हाँ एक ऊपर की साइड, उत्तर की साइड, एक दक्षिण की साइड, बराबर वो जो वो अपना सुमेरु पर्वत है बराबर। और जो अर्ध चंद्राकार दोनों स्पेस है, उनके हाँ बीच में जो जगह है, मतलब हाँ हाँ भद्रसाल वन और अर्ध चंद्राकार के वन के बीच में, तो हाँ। वो भोग भूमि है या वो सामान्य भूमि? नहीं नहीं, जो अर्धचंद्राकार 2 गजदंत पर्वत है ना, उसके ऊपर पर्वत की तरफ आप बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हो?
मतलब दो अर्धचंद्राकार पर्वत जब आते हैं, दो अर्धचंद्राकार जब पर्वत आते हैं तो उसके अंदर की तरफ तो भोग भूमि है और बाहर की तरफ कर्म भूमि है। अनीता जी आपको पहले अनम्यूट करना पड़ेगा। तो गजदरंद पर्वत के और भद्रशाल वन के से लगी हुई भोग भूमि है। गजदंत पर्वत से और भद्रशाल वन से लगी हुई भोग भूमि, करेक्ट। अच्छा, और उसके बाद मतलब अर्धचंद्राकार के उस साइड कर्म कर्म भूमि, भूमि होगी। मतलब भोग भूमि का एरिया छोटा कहलाया। बहुत ही छोटा है, दो गजदंत पर्वतों के बीच में है समेटा हुआ, उसके बाहर तो सब कर्म भूमि ही है ना। दो गजदंत पर्वत के नीचे की तरफ भोग भूमि है और बाकी सब तो कर्म भूमि वाला विविध क्षेत्र है। ठीक है। ओके, माया जी है। हाँ, हाँ, आप जय पूछिए। जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। ये गजदत्त पर्वत जो बीच में तो सॉरी, उसके हिसाब से भी वो भोग भूमि का 4 पार्ट हो जाएगा ना? नहीं होगा, भोग क्योंकि भूमि बीच का में सिर्फ से 2 पार्ट ही होता है। नदी भी जा रही है ना? हाँ, और नदी तो जा रही है, जी लेकिन ऊपर एक भोग भूमि है और नीचे एक भूमि है। अखंड कहाँ पे? बीच में तो भद्रशाल वन है ना। हाँ, बीच में है, लेकिन अभी पिक्चर नहीं आ रहा ना, इसलिए मैं नहीं समझा पा रही हूँ। हाँ, मेरे क्या एक पे तो नेट बराबर चल रहा है, दूसरे पे नेट नहीं चल रहा है, तो वो अभी इसलिए बोल रहा था, इसलिए हाँ, कुछ भी नहीं हमारे दिखा पा रहा स्क्रीन हूँ। पे नहीं। अभी तो 4 बार तो ट्राई कर कोई चुका कोई बात शेयर। नहीं, कल कल कोई उसका, बात नहीं, कल कल देख चर्चा उसकी लेंगे, कल करेंगे। पूछ लो। जी जी, ठीक, नहीं पूछने की जरूरत ही नहीं कल पड़ेगी, तो है आपको ना क्लियर हमारी हो जाएगा क्लास? कल। है ना, बिल्कुल, अभी तो कल तो कंटिन्यू क्लास है ना? चलेगी क्लास तो। है ओके ओके, बिल्कुल है। आया 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 आया। आ गया ना। हाँ चलो, हाँ, अभी आया। देखिए, हाँ 2-3 लोगों वो- के प्रश्न जो है मैं आपको फटाफट बता दूं। हाँ, अभी वो अर्धचंद्राकार पर्वत है गजदंत पर्वत। ये देखिए, अभी अभी आप सब देख लीजिए और ध्यान से देखिए। सबका प्रश्न एक ही है कि ये जो आपको अर्धचंद्राकार दिखाई दे रहा है, ये जो अर्धचंद्राकार दिखाई दे रहा है आप सबको, या बंद हो गया? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये अर्धचंद्राकार इधर वाला जो भाग है, जो मैं अभी यहां पर घुमा रहा हूं, ये तो है भोग भूमि का भाग। और इसके इस पर्वत के, ये ब्राउन कलर का एक पर्वत है, इस पर्वत के बाहर का जो भाग है सफेद वाला, वो कर्म भूमि का भाग है। और इसी प्रकार से यहां पर भी एक कर्म भूमि का भाग है। ठीक है, आया थोड़ा तो वो तो समझ में। इस पर्वत के अंदर का भाग है वो भोग भूमि का भाग है। और इस पर्वत इस पर्वत के अंदर का जो भाग है वो भोग भूमि का भाग है, और इस पर्वत के बाहर का जो भाग है वो सब कर्म भूमि का भाग। तो भोग भूमियां 4 नहीं हो सकती, ये एक अखंड भोग भूमि है। इस नदी के कारण आप इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और यहां पे जो है, इसको भी 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये 2 भाग और ये 2 भाग, ऐसे 4 भाग समझ सकते हैं आप। लेकिन एक भोग भूमि के 4 भाग नहीं होते। ये भोग भूमि अलग है, ये भोग भूमि अलग है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न पूछिए। ये तो अभी नेट का प्रॉब्लम बना रहा है, तो अपन कल ही इसको देखेंगे। या तो ऐसा करते हैं, इसके संदर्भ में प्रश्न है तो कल 5 मिनट पहले प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे,
और फिर आगे का विषय देखेंगे। आज यहीं रुकते हैं, नेट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है तो बात नहीं कर पा रहे और दिखा भी नहीं पा रहा, इसलिए आज यहीं रुकते हैं। आप सब कल क्लास में पहले प्रश्न पूछना और बाद में उस क्लास की चर्चा करेंगे, ठीक है। जय बोलो महावीर भगवान की जय।